विंध्य की विरासत। दोस्तों, आज हम अपने धारावाहिक विंध्य की विरासत के माध्यम से उस भूभाग से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो बघेलखंड और बुंदेलखंड मिलकर बना है, जिसे विंध्य प्रदेश कहते हैं। विंध्याचल पर्वत के पूर्वोत्तरी भाग में स्थित उस भूमि से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिसके कण-कण में राम का वास है, जिसकी पवित्र भूमि में ऋषियों और महर्षियों के तप का तेज है, जिसके अतीत के पृष्ठों में कई वीर राजवंशियों की गाथाएं हैं, जिसके नगरों में पग-पग पे आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की राष्ट्रीय धरोहरें स्थापित हैं। यह भूमि भाग विंध्याचल पर्वत की तराई में बघेलखंड के शहडोल जिले से लेकर रीवा, सीधी, सतना, पन्ना जिले के घने जंगल लांगता, बुंदेलखंड के ऐतिहासिक नगर खजुराहो, ओरछा, टीकमगढ़ तक फैला हुआ है। यह भूमि भाग आदिकालीन द्रविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति की साझा विरासत है। राष्ट्रीय आजादी प्राप्त होते ही सन 1948 में छोटी बड़ी रियासतों के कारण ये अस्तित्व में आया। और विंध्य प्रदेश में जो तत्कालीन सरकार थी या जो उसके यहीं सतना शहर के ही प्रसिद्ध सर्वोदयी और बाबू शिवानंद जी उसके विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। सन 1956 में मध्य भारत, महाकौशल और भोपाल घटक और विंध्य प्रदेश, ये चारों मिला दिए गए और सन 1956 में जो वर्तमान राज्य है मध्य प्रदेश, उसकी स्थापना हुई। भारत का हृदय मध्य प्रदेश, इसकी पूर्वोत्तरी सीमाओं पर पौराणिक कथाओं के अनुसार अगस्त ऋषि को दिए वचन निभाता विंध्याचल पर्वत आज भी उनके इंतजार में लेटा हुआ है। यह जिस भूभाग को अपने अंक में समेटे है, वह बिंदु भूमि के नाम से जाना जाता है। कहते विंध्य पर्वत जो है ये ऊपर उठ रहा था, मेरु पर्वत से तुलना कर रहा था। मेरु पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो देवताओं ने जो है अगस्त से प्रार्थना की कि आपका शिष्य है, इसको आप रोकिए। तो अगस्त जो है जब इसके पास आए तो ये गुरु को अपने प्रणाम किया और ये लेट गया। इसके लेटने का तात्पर्य है कि विंध्य पर्वत की श्रृंखला जितनी लंबी दिखती है, अगर उसको खड़ा कर दिया जाए तो ये सबसे ऊंचा पर्वत होगा। मतलब विंध्य क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देश को, समाज को, राष्ट्र को दे सकती, लेकिन इसका अनुसंधान बिना इसके परे घूमे नहीं हो सकता। जब इसके ज़्यादा में घूमें, इनकी जो सांस्कृतिक पहचान का हम रेखांकन करें, उसको प्रकाश में लावें लोगों, तब लोग जो है उसको प्रभावित होंगे। तो इस देश के मतलब लोगों का भी भला होगा और वहाँ के निवासियों का भी भला होगा, तब एक पहचान मिलेगी इसको। इस क्षेत्र को सींचने वाली 7 नदियां रिहिंद, सोन, तमसा, सतना, केन, धसान और बेतवा निरंतर बहने वाले महान जल से भरी हैं। विंध्याचल की कैमोर श्रेणी के सहारे बहते हुए सोन के तट पर विंध्यावटी के रमणीक वन में स्थित भ्रमर शैल पर महाकवि बाण भट्ट ने अपना आश्रम बनाकर कालजयी काव्य कथा कादंबरी की अद्भुत रचना की थी। इसी सोन के तट पर चंद्रेह के अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। इसी सोन के तट पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था और आधुनिक भारत के निर्माण में पर्वतों को तोड़कर महीन बालू प्रदान करने वाली प्रमुख नदी है सोन।
इसी सोन नदी को बांधकर आज बड़ा जल विद्युत उत्पादन शक्ति केंद्र बनाया गया है। कैमोर पर्वत श्रृंखला के ही तामकुंड स्थल से निकली विंध्य क्षेत्र की दूसरी प्रमुख नदी है तमसा यानी टोंस। इस नदी का यहाँ के जनजीवन में बहुत महत्व है। यह नदी यहाँ के चूने पत्थर के पथरीले क्षेत्र पर बहती हुई धार्मिक नगरी मैयर में मां शारदा का मुख निखारती हुई सतना नगर के निकट माधवगढ़ किले को दुलारते हुए रीवा रियासत में कई मनोरम प्रपातों का सृजन करती है जो देखते ही बनते हैं। पुरवा, चचाई और क्योटी प्रपात विंध्य भूमि के चर्चित प्रपात हैं, जिसका अपार जल हृदय को आनंदित करता है। तमसा नदी का उल्लेख रामायण में भी है, जिसके किनारे पर श्री राम ने वन यात्रा के दौरान अयोध्या त्यागने के बाद पहली रात्रि विश्राम किया था। आधुनिक भारत के निर्माण में विंध्याचल श्रेणियों की तलहटी में बिखरा चूने पत्थर का अनमोल खजाना सीमेंट निर्माण का मूल तत्व है। इसलिए सतना, मैहर और रीवा क्षेत्र में आज सीमेंट के कई कारखाने उच्च ग्रेड की सीमेंट बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। विंध्य भूमि का रीवा नगर बघेल राजवंशों की राजधानी रहा है। बघेल राजाओं की पूर्ववर्ती राजधानी पहले बांधवगढ़ में स्थापित हुई थी, जहां का अजय किला कई राजवंशों के उत्थान पतन, आपसी युद्धों और राजशाही के उथल पुथल का गवाह रहा है। विश्व प्रसिद्ध सफेद शेर इसी बघेल राजवंश की दी हुई सौगात है। बांधवगढ़ का वन्य अभयारण्य न केवल समूचे देश में प्रसिद्ध है, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी लुभा रहा है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ तालाब में बना राजशाही युग का कठ बंगला सहज ही सबको अपनी ओर खींच लेता है। मुगल काल में शहंशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों के 2 रत्न तानसेन और बीरबल भी इसी विंध्य भूमि के रत्न थे, जो रीवा राज्य से अकबर दरबार भेजे गए थे। अच्छे सिनेमा की संभावनाएं दुनिया में हर जगह होती है, कहीं भी आप चले जाइए तो यहाँ का संस्कृति, कल्चर, बोली, भाषा ये सब बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए विंध्य प्रदेश की जो बोली है, जो मिठास है इसमें, इसको लेके हम काम करें। यहाँ का जो सुंदर स्थापत्य है, जगह जगह वास्तुकला है जो यहाँ की, उसको शामिल करें अपने काम में, तो विंध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। यहाँ कवि बहुत अच्छे हैं, लेखक बहुत अच्छे हैं, यहाँ अभिनेता बहुत अच्छे हैं। तो ये सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपने प्रदेश के लिए सिनेमा में क्या कर सकते हैं। भारत के प्राचीनतम और प्रसिद्ध तीर्थों में चित्रकूट की गणना होती है। यह तीर्थ अपनी आध्यात्मिक और सुरम्य प्राकृतिक बनावट, गहन धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व और परम शांति देने वाले वातावरण के लिए सदियों से जाना जाता है। भगवान श्री राम से जुड़ी कहानियां इसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का सिद्ध करती हैं। राम भक्तों के लिए चित्रकूट अनादिकाल से आस्था, भक्ति और साधना का केंद्र रहा है।
पौराणिक कालीन विलक्षण गुफाएं, उत्तुंग शैल शिखर, पर्वत, नदी, जंगल, घाटियां और जड़ी बूटियां व जीव जंतु, मठ मंदिर तथा साधु सन्यासी चित्रकूट को अलग पहचान देते हैं। भगवान श्री राम के वनवास के 11.5 साल का तप यहाँ के वातावरण में समाया हुआ है। विंध्य भूमि का सतना जिला बघेलों और प्रतिहार ठाकुरों की कर्म भूमि रहा है। यहाँ मैयर की शारदा देवी विवेक, वाणी और कला की वरदानी देवी हैं। भरहुत पहाड़ पर बने बौद्धकालीन स्तूप और उनके केंद्रों के अवशेष सम्राट अशोक के शासनकाल की गाथा पाषाण मूर्तियों के माध्यम से कह रहे हैं। चौमुखनाथ मंदिर में शिव की 4 मुद्राओं की अद्भुत मूर्ति इसी क्षेत्र में विराजी हुई है। विंध्य पर्वत श्रेणियों के घाट चूमती कर्णावती नदी, यहाँ के जल में किलोल करते मगर और घड़ियाल जहाँ सदियों से पथिकों को भयभीत करते रहे, वहीं केन नदी के किनारे फैला विशाल वन अभयारण्य वन्य जीवों के राजा बाघ का ऐशगाह रहा। सफ़ेद शेर जो दुनिया में मिला, वो पहला जो सफ़ेद शेर मोहन मिला था वो भी विंध्य की धरा पर ही मिला था। तो अद्भुत है हमारा विंध्य प्रदेश, इसे अवश्य देखें और करीब से इसको देखें, अवश्य आएँ विंध्य प्रदेश। पन्ना नगरी के चर्चित धार्मिक मंदिर यहाँ आध्यात्म की अलग जगाते हैं। वहीं कृष्ण भगवान का किशोर जी के मंदिर के साथ उनके बड़े भाई बलदाऊ जी का भी विशाल मंदिर यहाँ स्थापित है। यहीं से प्रणामी संप्रदाय की नई धर्म परंपरा की धारा फूटी। पन्ना का प्रणामी मंदिर आज भी प्रणामी धर्म के अनुयायियों का दर्शनीय मंदिर और आध्यात्म का केंद्र है। विंध्य श्रेणियों पर बसा छतरपुर वस्तुतः छत्रसाल के नाम पर बसाया गया नगर था। यह विंध्य क्षेत्र के विजावर पठार पर बसा हुआ है। यहां से 20 किलोमीटर दूर नौगांव जाते हुए मध्य मार्ग में पड़ता है मऊसानिया, जो छत्रसाल की प्रारंभिक राजधानी के रूप में विख्यात है। बाजीराव पेशवा की नृत्यांगना प्रेयसी मस्तानी यहीं से मराठे दरबार को भेंट में भेजी गई थी। मऊसानिया के तालाब छत्रसाल युग के प्रतीक हैं। यहां स्थापित आधुनिक दुवेला म्यूजियम युद्धों में प्रयोग किए गए शस्त्रों का आगार है। यह भूभाग चंदेल राजाओं के स्थापत्य कला और मूर्ति कला का गवाह है। चंदेलों के काल में बने खजुराहो के मंदिर आज विश्व में कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं और योग, भोग और मोक्ष के आनंद की परिभाषा पाषाण मूर्तियों के जुबानी बखान कर रहे हैं। वहीं चंदला के निकट पहाड़ी पर बनाए गए बुंदेलों के एक
दुर्ग की छवि दर्शनीय है। यह राजगढ़ पैलेस है। विंध्य पर्वत की श्रेणियों के मध्य बहती धसान और वेतवा नदी ने विंध्य भूमि के उन पृष्ठों को रचा है जिसमें बुंदेले रजवाड़ों की वीर कथाएं, यहाँ के प्राचीन अजय दुर्ग, गढ़ कुंडार और ओरछा में पनपी हैं। गढ़ कुंडार से उदय हुई बुंदेले राजवंशों की शौर्य की गाथाएं वेतवा के तट पर बने ओरछा नगर तक बिखरी हुई हैं। अकबर के दरबार में धर्म के धनी वीर बुंदेले मधुकर शाह के मस्तक पर जो राम भक्ति का तिलक लगा, वह ओरछा को अयोध्या से लाए गए राम राजा की राजधानी बनाने तक सदैव दमकता रहा। उनके वारिस महाराजा राम शाह के शासनकाल में यहाँ काव्य और साहित्य की जो धारा बही, वह काव्य शिरोमणि केशव के काल से अंकित है। केशव ने जो काव्य रचनाएं की, वे कालजयी हैं। इसी युग में ओरछा के कुंवर इंद्रजीत की प्रेयसी काव्य विदुषी नृत्यांगना राय प्रवीण के साहस की कथा जनश्रुतियों में बड़े स्वाभिमान के साथ कही जाती है। ओरछा का इतिहास लक्ष्मण और सीता के पवित्र देवर भाभी के रिश्ते को भी दोहराता है, जो हरदौल और उनकी भाभी के बीच यहाँ श्रद्धा स्वरूप पूजा जाता है। ओरछा वेतवा नदी के तट पर बसा एक रमणीक नगर है। यहाँ के महल, मंदिर और वेतवा का प्राकृतिक सौंदर्य आज भी अनुपम आभा बिखेर रहे हैं। राम भगवान के अयोध्या से यहाँ आने पर बुंदेल राजवंशों ने ओरछा छोड़कर अपनी राजधानी टीकमगढ़ कर ली। टीकमगढ़ के चारों ओर कई किले हैं, जिनमें बुंदेले राजवंशों का इतिहास बिखरा पड़ा है। टीकमगढ़ के निकट कुंडेश्वर में बाणासुर के युग में प्रकट हुए भगवान शिव की शिवलिंग है। आम्रकूट और चित्रकूट के शैल शिखरों से सजा आदिवासी जनजातियों की संस्कृति अपने में संजोए विभिन्न रीति रिवाजों को निभाता, आदिकाल के स्मृति चिन्हों को गहन वनों के बीच अक्षुण्ण रखे विभिन्न अरण्यों में विचरते वनजीवों के आश्रय, शौर्य की धरोहरों को अपने में समेटे साहित्य, कला और संगीत के धनी इस विंध्य क्षेत्र की यह धरा, जहां वैदिक युग के स्मृति चिन्हों की साक्षी है, जहां मध्यकाल के राजवंशों की उथल पुथल की गवाह है, वहीं यह आधुनिक भारत की छवि में भी अब धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है। इस धरा के गर्भ में जहां चूना पत्थर, हीरा, कोयला जैसे खनिज छिपे हुए हैं, वहीं यह धरा वनोपज और वन्य संस्कृति के निर्वाहक जनजातियों में कोल, गौण, भारिया, अगरिया, बैगाओं की जीवन शैली तथा उनकी संस्कृति की आधार भूमि है। पाषाण युग के भित्ति चित्र भी इस क्षेत्र के गहन वनों में स्थित हैं, जो मनुष्य जाति के क्रमशः उत्थान की कथा कह रहे हैं। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों को चलन हुआ, किंतु अमरकोट से लेके चित्रकूट होते हुए ओरछा तक फैले
इस धरा की कड़-कड़ में जो एक के आराध्य लोगों के हृदय में बसे हुए हैं, वे हैं राम। राम यहाँ की आत्मा है। राम इस धरा के नायक हैं। राम इस धरा के आदर्श हैं। यहाँ का जनजीवन सहजता, सरलता और आस्था के एक ही सूत्र में पिरोया हुआ दिखता है। हम अपने धारावाहिक विंध्य की विरासत के माध्यम से आपको कुछ ऐसे आकर्षक स्थानों से, परंपराओं से, संस्कृतियों से, रीति रिवाजों से जोड़ेंगे। इन कड़ियों में जुड़ने के बाद आप कहेंगे ये तो आनंद का अथाह है, इसमें जितना डूबे उतना कम है।